बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमशेद इकबाल चीमा के कागजात मुस्तरद होने के बाद एन 133 में अब मुकाबला है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जबकि जमशेद इकबाल चीमा की जानिब से इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले को आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। 5 दिसंबर को होने वाले इस इलेक्शन में दोनों जमातें जो हैं वो भरपूर कैंपेन कर रही हैं। आज एन 133 की कैंपेन करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून को बैकडोर राब्ते पर शदीद क्रिटिसाइज किया है। मीडिया से गुफ्तगू में कमर ज़मान कायरा ने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के नारे के साथ मुखलिस है तो बैकडोर राब्ते खत्म कर दे। नून लीग के अंदर 2 बयानियों की बात हुकूमत तो काफ़ी बार कर चुकी है, लेकिन लग रहा है कि अब अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनको भी नून लीग के ये दो जो बयानिए हैं उनसे मसला होना शुरू हो गया है। एक तरफ कमर ज़मान कायरा की जानिब से ये बयान दिया जाता है जी कि पीडीएम ख़त्म हो चुकी, इसमें जान पीपल्स पार्टी की वजह से थी। जब हम और एएनपी पीडीएम के साथ थे तो हुकूमत काँप रही थी, सारी नून लीग के वोट को इज्जत दो के साथ हैं। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि नून लीग मान जाती तो पंजाब में अदम एतमाद से हुकूमत फारिग हो जाती। कमर ज़मान कायरा ने जहाँ नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया वहीं ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून खुद इमरान खान को 5 साल पूरे करने देना चाहती है। अब अगर इस बात को सच मान लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून दोहरे बयानिए पर है, एक तरफ वो ये कहती है कि वोट को इज्जत दो तो दूसरी तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत की बात भी करती है, तो फिर पीडीएम की क्या वक़्त रह जाएगी? यहाँ पर ये सवाल बड़ा अहम है। जबकि कल खुर्शीद शाह साहब भी कह चुके हैं कि सियासत में कोई फैसला आखिरी नहीं होता, हालात के साथ फैसले बदलते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह पीडीएम में वापसी के अंदिए दे रहे हैं, जबकि एन 133 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा कमर ज़मान नून लीग को दोहरी पॉलिसी पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जबकि पीडीएम के तर्जुबान हाफिज़ अब्दुल्ला ने पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर बहाल भी, फाल भी और मैदानी अमल में भी है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के अहदे के लिए पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा, ये भी कहा गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन वाले दिन पीपी जाती उम्रा में नाश्ते में भी थी। हाफिज़ अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कमर ज़मान कायरा और पीपी बताएं क्या ये एक टिकट में 2 मज़े लेने की कोशिश नहीं थी? कौम को बताया जाए कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के वोटों से सेनेटर नहीं बने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी को जितवाया और गफूर हैदरी को हरवाया, क्या ऐसा नहीं था? दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों के शाये में फैसला किया गया है कि अपोजिशन नैब ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट और अदालत के जरिए रोकने की भरपूर कोशिश करेगी और शहबाज शरीफ की सरबराही में अपोजिशन मिलकर हुकूमत का मुकाबला जो है वो भी करेगी। इसी पर बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ वापसी की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं वो जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हुए हमें नज़र आए नून लीग की पॉलिसी पर। तो इस तरह तो दोहरी पॉलिसी पीपल्स पार्टी की भी नहीं हो जाएगी फैसल करीम कुंडी साहब? बिकॉज खुर्शीद शाह साहब जो कहते हैं वो बिल्कुल ही कुछ और बात मालूम पड़ती है और फिर कमर ज़मान कायरा साहब जिस तरह से तनकीद करते हैं वो कुछ और ही लगता है। तो इन दोनों में से पार्टी की पॉलिसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने खुर्शीद शाह साहब की भी स्टेटमेंट दिखाई और कायरा साहब की भी आज लाहौर में इलेक्शन मुहिम के दौरान उनकी जो तकरीर थी उसके भी आपने जो है क्लिप्स दिखाए। देखें, पार्टी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। खुर्शीद शाह साहब के बिल्कुल हमारे पार्टी के सीनियर हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बहुत अच्छे राब्ते हैं, अपोजिशन की जमातों के हों या हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के और सरबराह हों। और उसमें जो है अगर वो कह रहे थे कि मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये नहीं था कि वो वहाँ पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पीडीएम में शामिल कीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा मूड नहीं है कि वो पीडीएम में वापस जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैं बोल रहा हूँ, और चेयरमैन साहब ने भी पिछले दिनों ये बात की थी। देखिए, पीडीएम में आपने हाफिज अब्दुल्ला की भी बात की। देखिए, और पहले मैं कायरा साहब की बात करूंगा। कायरा साहब ने बिल्कुल बजा कहा, क्योंकि हम ये नहीं कहते, हमें इनकी स्टेटमेंट से पता चला। पिछले दिनों जो मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई और फिर जो मरियम नवाज ने कहा कि मैं किसी गुनाह में शामिल हूँ, कभी उनका एक और मौकफ था, उस वजह से एक और मौकफ हमजा शहबाज का आता था। इस वजह से हम ये कहते थे कि ये जो है 2 राय चल रही हैं, उसमें को इनके इंटरनल मसला है। हम ये नहीं कहते कि कोई अच्छा है या बुरा है, हम कहते हैं आपके इंटरनल मसला, आप इस इंटरनल मसले को आप इसको सॉल्व करें। जब हम कहते हैं कि देखें यही मौकफ हमारा था जब हम पीडीएम में थे, हम इसलिए कह रहे हैं, कायरा साहब की बात आई कि जब हमारा जो एक्शन प्लान था हमने इनको जो है
राजी किया पीडीएम की जमातों के आए आप जो है ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लें, जो कि खुर्शीद साहब भी कह रहे थे, और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लें। 16 में से 15 सीटें अपोजिशन की जमातें जीती, उसमें से मेजॉरिटी फायदा पीएमएलएन को हुआ इस हमारे इस इलेक्शन प्लान में। फिर हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ा। सेनेट के इलेक्शन के बाद हमारा एक लॉन्ग मार्च होना था। लॉन्ग मार्च में हमें ये कहा गया कि अगर आप इस्तीफे नहीं देते हैं तो ये लॉन्ग मार्च बेमानी है, और साथ साथ हमें एक नोटिस मिला पीडीएम की तरफ से कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया। उसमें आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाप पार्टी के 4-5 मेंबर्स का ग्रुप है जो आपने आपके साथ शामिल हुआ, इस पे आप हमें एक्सप्लेनेशन दें या हमें जो है शो काज कहें। हमने कहा हम एक जमात हैं, हम किसी की शो काज नहीं, आप हमारे साथ बैठे टेबल टॉक पे बैठे, आपको कन्विंस करेंगे। लेकिन आज मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में जेयूआई मेंगल साहब और चकजई साहब ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट किया, उनको चीफ मिनिस्ट्री दी वहां पर जाके। तो आज क्या हमारे खाकान अब्बासी साहब मौलाना फजल रहमान के हिदायत के मुताबिक जेयूआई को, मेंगल साहब को और चकजई साहब को नोटिस देंगे कि आपने क्यों जो है वहां पर बाप को की पार्टी को सपोर्ट किया बलूचिस्तान में? जो आपके लिए हमने देखा कि किस तरीके से आप लोगों के बीच में चीजें खराब हुई कुंडी साहब। लेकिन मैं जानना ये चाह रही हूँ कि खुर्शीद शाह साहब जो गुंजाइश रखना चाह रहे हैं वो किस किस्म की गुंजाइश है? और कहना तो उनका भी ठीक है कि सियासत में कोई चीज़ हतमी तो होती नहीं है, तो क्या उनकी ये पर्सनल राय है, उनका अपना पर्सनल ख्याल है ये? देखिए खुर्शीद साहब ने ये बात की, देखें आज भी हम देखें, आज कल भी मीटिंग थी लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन चेयरमैन बिलावल की सरबराही में किया था। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो है वो खाना किया था शहबाज शरीफ साहब ने, तो हमारे अपोजिशन की जमातों ने बिलावल साहब की सरबराही में पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन भी किया था। आज गिलानी साहब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है में, उन्होंने अपोजिशन पार्टीज का इजलास बुलाया, उसकी सदारत की, जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें वहाँ पर शिरकत की। तो इन हाउस जो है पार्लियामेंट के अंदर हमारा कोई दो राय नहीं है, हम अपोजिशन वाले तमाम मुतफिक हैं। हम तमाम जो गलत बिल्स होंगे, जो इनके जो है जिसको ये बिल्डोज करना चाहते हैं, बाकी चीजें, हम उसको डेफिनेटली मिलकर जो है इस चीज का, आज भी आप देखें 2 बिल्स पे अपोजिशन को आज कामयाबी हासिल हुई। जब गिनती की गई तो अपोजिशन के मेंबरान ज्यादा थे, हुकूमत के मेंबरान कम थे, क्योंकि वो आना नहीं चाहते। वो आजकल जो है न लोगों को फेस कर सकते हैं और कहते हैं पार्लियामेंट किस लिए जाए। तो ये चीजें हैं जो कि सामने खुर्शीद शाह साहब के, हम अभी भी कहते हैं हमारे तो अपोजिशन जमातों के साथ अब भी ऐसे ही रखते हैं। हमने तो ये बात नहीं दी कि अगर मैं इस जमात को मिलाऊंगा तो मैं मुनाफिक होऊंगा या ये होगा। डायलॉग्स में हम बिलीव करते हैं। ये जरा क्लियर कीजिएगा ना, मतलब आप सिर्फ पीडीएम में जो है वो अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मौजूद नहीं है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि शाये में बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अपोजिशन मुत्तहिद है। फिर आप लोग ये फैसला करते हैं कि हुकूमत जो भी रेजोल्यूशंस वगैरह लेकर आती है उसको किस तरीके से निगेट कराना है, आपने मिलकर वहाँ पर भी काम करना है। बाहर स्टेटमेंट्स कुछ और होती हैं, अंदर स्टेटमेंट्स कुछ और होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। आई थिंक क्लैरिटी ये है कि बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में सब इकट्ठे हैं, वो पार्लियामेंट की एज ए पार्लियामेंटेरियन बात कर रहे हैं। हम लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारे शहबाज शरीफ साहब, हम उनकी क़यादत में तमाम अपोजिशन जमातें बिल्कुल मुत्तहिद हैं। जहाँ बार की बात आ जाती है, जब हमने अपने एक मौक़िफ़ हमारा है, हमने महंगाई के खिलाफ मार्च शुरू किए हुए हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ और जमातें भी हैं जो कि शायद पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन बाहर जो है वो इत्तेहादी जैसे शेरपौर साहब हैं या नूरानी साहब हैं या बाकी जमातें हैं, वो हैं, लेकिन हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल हम एक जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे और लीडर को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर भी कुछ गुजरा है, उनके भी अपने ख्यालात है। फवाद चौधरी साहब खास तौर पर खबरों में रहते हैं कि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हमें फारग करने के लिए हम तगड़े नहीं गए, 2 साल रह गए। अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा, अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। अगले 2-3 महीनों में ये जो एक तूफान उठाया गया महंगाई का, ये भी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब फैसल करीम कुंडी, अब ये जो पैगाम फवाद चौधरी साहब की तरफ से दिया गया है कि जी ये 2 साल नहीं बल्कि अगले 5 साल भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये पूरी अपोजिशन के लिए, ये सिर्फ उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि नून लीग या पीपल्स पार्टी, तो ये पूरी अपोजिशन के लिए पैगाम था। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो है कि फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट को हम इतना संजीदा नहीं लेते। आप पता नहीं क्यों इतना संजीदा लेते हैं। अच्छा। क्या आपको गारंटी है कि फवाद चौधरी साहब अगले इलेक्शन में वजीर हैं भाई, तो लेना तो पड़ेगा ना। मैं आपको अपना मौका बता रहा हूँ ना। जी जी जी। आपको क्या गारंटी है? आप मुझे गारंटी दे सकते हैं फवाद चौधरी साहब इलेक्शन में पीटीआई के कैंडिडेट होंगे या पीटीआई को डिफेंड कर रहे होंगे? माजी अगर उसका उठाएं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं, तो मतलब है कि क्या हमारे साथ भी थे, मुशर्रफ साहब के साथ भी थे,
अब ये डिफेंड भी कर रहे हैं। तो इन्होंने तो हमें ये कहा था कि जो तहरीक लब्बैक वाले हैं ये इंडिया से इनको पैसे आ रहे हैं, हमारे पास 100% सबूत हैं और इनको हम निपट लेंगे, और फिर अगले दिन हमें पता चला कि वो उनके सामने लेट गए हैं। तो अब हम किस बात पे यकीन करें? फेक न्यूज़ फैला के एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है और आपका जो है इंटीरियर मिनिस्टर फेक न्यूज़ की फैक्ट्री लगाई हुई उन्होंने। आपने भी और मैंने भी आपकी मीडिया की तवसत चैनल की जरूरत में देखा जो तहरीक लब्बैक के मुतालिक क्या क्या कुछ नहीं कह रहे थे, मुल्क दुश्मन है, क्या कुछ नहीं है। अब वो मुल्क हो गए। उधर इनके एजाज चौधरी साहब कहते हैं मैं गुलदस्ता लेके जाऊंगा और इनके साथ हम इत्तेहाद करने वाले हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि हम बात किसकी माने। एक मतलब एक तरफ भाग रहा है, एक शुमाल की तरफ भाग रहा है, एक जनूब की तरफ भाग रहा है, एक मशरक़ की तरफ भाग रहा है, एक मगरब की तरफ। और दूसरी बात यह कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तक जो टीएलपी के साथ मुआहदा हुआ है, हुकूमत को तो नहीं हुआ, हुकूमत तो उसमें कोई रोल ही नहीं था। जिस शख्स को ये कहते थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान को इसको चांद नजर नहीं आता, उन्होंने इनको दिन के तारे दिखा दिए। अब आप देखें उसका जो रोल था उसके अंदर। और आज तक मुझे नहीं, मेरे ख्याल में 100% मुझे यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म को और इनके वज़रा को, इनके तर्जमानों को ये पता नहीं है कि टीएलपी के साथ मुआहदा क्या हुआ है। ये भी इनको पता नहीं होगा, क्योंकि उस दिन कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत सी बातें की, टीएलपी को उसने टच ही नहीं किया। लेकिन हम अभी कहते हैं हमारी रिक्वेस्ट होगी जिन्होंने मुआहदा किया कि मेहरबानी करके वज़ीर-ए-आज़म साहब को वो मुआहदा दिखा दें, क्योंकि ऐसे लोग फैसल वाडा की तरह फिर एक मिनिस्टर आ जाए 2 साल के बाद और बोलेंगे ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म को तो पता ही था क्या मुआहदा हुआ है। तो हमें पता है कि वज़ीर-ए-आज़म के इसके अंदर कोई रोल नहीं था। नहीं तो फिर ऐसी हुकूमत को रहना चाहिए या जाना चाहिए? बिकॉज नून लीग तो चाहती है ना कि 5 साल पूरे करे। कमर ज़मान कायरा साहब ने भी कहा कि नून लीग चाहती है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें। पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? हम कहते हैं कि इस हुकूमत को 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहिए। एक अवाम दुश्मन हुकूमत है। आप देखें महंगाई जिस तरीके से इन्होंने, मतलब है कि हमें तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जब तेल महंगा होता है तो हुक्मरान चोर होता है, अगर रुपए डिवैल्यू होती है, डॉलर चढ़ता है तो हुक्मरान चोर होता है। अब हमें पता नहीं है कि अब वज़ीर-ए-आज़म साहब अब मुझे हमें बताएं कि क्या साहब देखिए, अगर यही ख्वाहिश थी आपकी तो शुरू में जब इस्तीफे मांगे गए थे तो उस वक्त ये ख्वाहिश पूरी हो सकती थी, आप लोग इस्तीफे दे देते तो। देखें, इस्तीफों से मसले का हल नहीं है। क्या इस्तीफे अगर हो जाएं तो क्या क्या सोचते हैं आप? हुकूमत गिर जाएगी? आप मुझे गारंटी देंगे कि हुकूमत चली जाएगी घर? हम आज इस्तीफे दे देते हैं। देखें, एक जमहूरी तरीका है अदम एतमाद। तो अभी फिर किस तरीके से गिरेगी? क्या समझते हैं आप? बार बार अपनी अपोजिशन जमातों से ये कह रहे हैं। पहली बात है, कायरा साहब ने इसलिए कहा कि हुकूमत 5 साल पूरे करवाना चाहती है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट थी कि हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करें। पिछले शहबाज शरीफ साहब डेरा गाजी खान में थे, उन्होंने कहा यह अदम एतमाद का वक्त नहीं है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें। हम तो आज कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो अदम एतमाद की तहरीक आपके लिए हलाल थी, वो अदम एतमाद की तहरीक आपके पंजाब और मरकज में क्यों हराम है? इधर भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करें ना, इधर क्यों नहीं कराते? लोग तंग हैं, पार्लियामेंटेरियन तंग हैं। आपने यूसुफ गिलानी की सूरत में देखा, जब वो सेंटर बने तो पार्लियामेंटेरियन तंग थे, तो लोग तंग है। आप आए अदम एतमाद करें, क्यों आप इस हुकूमत को जो है तूल देना चाहते हैं? सही, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अभी भी बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं जिनके ऊपर नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो एक साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि पीपल्स पार्टी के तो ये मौक़िफ़ है कि नून लीग के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर पूरी नून लीग जो है वो एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक नहीं हो पा रही। मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो है वो नून लीग के अंदर पाई जाती है। बहरहाल जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितनी भी मुख्तलिफ जो हैं वो आरा हैं, उसका फ़ायदा इवेंचुअली जो है वो होगा तो हुकूमत को ही। अगर अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होती तो यकीनन इसका फ़ायदा हुकूमत ही उठाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। हमारे मुआशरे में हमेशा से कोई ना कोई ऐसा वाक़या सामने आता है जो मज़हब की बुनियाद पर मुआशरे की अखलाकी पस्ती को सामने ले आता है। कभी हिंदुओं के ख़िलाफ़, कभी ईसाइयों के ख़िलाफ़, तो कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ या उससे जुड़ी रसूमात के ख़िलाफ़ बिदअत करना, तमस्खर उड़ाना एक रिवायत बनकर सामने आ रहा है। 4 रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक नौजवान नमाज़ पढ़ने की एक्टिंग करता है और फिर इबादत का तमस्खुर उड़ाना शुरू कर देता है, शायर इस्लाम की तौहीन करता है। वीडियो वायरल होने के बाद अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है। इबादत की तौहीन करने वाले शख्स के खिलाफ ट्विटर पर बेशर्म को गिरफ्तार करो के नाम से ट्रेंड भी चलता है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ को जब उससे तफ्तीश की जाती है तो मुलजिम ये बताता है कि मुबैना वीडियो उसके दोस्त की शादी के दौरान बनाई गई थी और आसिफ ने इस जुर्म को कबूल भी कर लिया। अभी इस वाक़े को 4 रोज़ ही गुजरे थे कि आज एक और ऐसी वीडियो जो है वो सामने आ गई है जिसमें इसी तरह की हरकत की जाती है जैसे गुज़श्ता वीडियो में की गई
बनाई थी। इस वीडियो में भी नौजवान अफजल तरीन इबादत के दौरान रक्स शुरू कर देता है। पंजाब पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में मौजूद शख्स की इसके बाद तलाश शुरू कर देती है। ढोल की थाप पर दौरान नमाज रक्स करने वाले नौजवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मोहम्मद नसीम नामी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये एक और जो है वो नमाज का मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तानी मुसलमान किस तरफ चल निकले हैं, इसे भी गिरफ्तार करें, कड़ी से कड़ी सजाएं दें। जो हो रहा है बहुत ही अफसोसनाक है। अगर वीडियो का बैकग्राउंड देखा जाए तो शायद वाक़या उसी जगह का लग रहा है, मगर हकीकत क्या है ये तो मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ सकेगा। मगर बहैसियत मुआशरा इस वीडियो के सामने आने के बाद हमारी तालीम व तरबियत और रवैयों पर बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अल्लामा साहब, ये हमारे मुआशरे को हो क्या गया है? कभी हम हिंदुओं के मंदिर तोड़ देते हैं, कभी हम ईसाइयों के खिलाफ जो है वो सरगर्म हो जाते हैं, कभी इस्लाम की अफजल तरीन इबादत नमाज के साथ तमस्खुर किया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है। गुज़श्ता दिनों एक वीडियो आई, उसके ऊपर एक्शन हुआ, फिर हम देख रहे हैं कि एक और वीडियो इस तरह के सामने आ गई। क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इसके ऊपर मासवाए अफसोस के और क्या कहा जा सकता है, और ये जहालत है। इसमें बहरहाल मुआशरे के अंदर जो इन्हितात आ रहा है, जो दीन से दूरी है, जो हमें अपना किरदार अदा करना है महराब व मिंबर को जी अल्लामा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से एक बार फिर से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म का वाक़या और बिल्कुल ही बेसर पैर की अगर हम ये बात कहें तो है कि समझ में नहीं आता कि आखिर अगर आपने कोई मजाक करना है, आपके दोस्त की शादी है, आप जो है वहाँ पर कोई खेल तमाशा करना चाह रहे हैं, दोस्तों का दिल लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने इस्लाम की एक मुक़द्दस तरीन इबादत का इंतखाब क्यों किया? उसका मजाक बनाने के लिए, या फिर वहाँ पर जो है वो एक माहौल बनाने के लिए, या अपने दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए? ये बिल्कुल समझ से बालातर एक बात जो है वो हमें नज़र आ रही है। एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म की बात जिस पे मुझे समझ नहीं आती कि आखिर क्या कहा जाए और किस तरीके से कहा जाए। क्या इल्म की कमी है, शऊर की कमी है? और ये एक वाक़या नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि कुछ दिन पहले ये वाक़या होता और उसके बाद फिर दोबारा से किस तरह की वीडियो जो है वो सामने आती। डॉक्टर किबला याद साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये कि नमाज जो है वो पढ़ते हुए उसका तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे आप डॉक्टर किबला याद साहब? जी, डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वीडियो जो है वायरल हो रही है कि नमाज पढ़ते हुए रक्स किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर नमाज की कुछ चीज़ें जो हैं वो अदा की जा रही हैं, कुछ अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर रक्स होता है। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल जो मबजूल कराई। ये वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी है, बहुत अफसोसनाक है। जिस भी इलाके में ये फैल सरजद किया गया है, हुआ है, ये वहाँ के जो मेंबर महराब है, जो हमायदीन हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए लाजिम है कि इस बंदे को और इस पूरे ग्रुप को जो वहाँ मौजूद था, इनको समझाएं कि इस तरीके से दीन के एक शार की इहानत और बेइज्जती जो है ये किसी सूरत भी नामुनासिब है, बहुत गलत हरकत है। कानून के मुताबिक भी इसके खिलाफ पर्चा काटा जाना चाहिए। ये यकीनन मुक़द्दसात इस्लाम की तौहीन है और ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 298 के तहत ये एक जुर्म है जो काबिले सज़ा है। तो दोनों लिहाज से, यानी अवामी हवाले से भी, दीनी हवाले से भी इसको समझाना चाहिए और कानून को भी हरकत में आना चाहिए। सही।
علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ معاون خصوصی ہیں برائے مذہبی ہم آہنگی، سوشل میڈیا پر جو پالیسیز ہیں وہ کس حد تک دوغلی معلوم پڑتی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے ایکشن نہیں لیا جاتا، جس طرح کہ دوسرے مذاہب کے حوالے سے اگر کوئی سوشل میڈیا پر چیز آئے تو اس کو بین کر دیا جاتا ہے، اکاؤنٹس کو بلاک کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ہے کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مالکان یا پھر ان سے ایک حکومتی سطح کے اوپر جو ہے ایک بات چیت کا آغاز کیا جائے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ اس طرح کی دوغلی پالیسی یقین بہت خرابیاں پیدا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، یہی ہمارا المیہ ہے عالم اسلام پورا، صرف یہ نہیں کہ پاکستان فیس بک کا جو رویہ ہے، جو ٹویٹر کا، جو باقیوں کا ہے، اس کے اوپر پاکستان کی تو شکایت ہے ہی ہے کہ دیکھیں کشمیر کے مسئلے پہ کوئی بات کریں وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ختم کر دیتے ہیں، آپ کوئی اور کسی مسئلے پہ بات کرنے لگیں آپ کا اکاؤنٹ، ناموس رسالت پہ بات کرنے لگے، یہ چیزیں تو ہیں۔ لیکن یہ جو ابھی قبلہ صاحب نے بھی کہا، میں ایک تو یہ بتا دوں آپ کے ذریعے کہ جو پہلا کیس سامنے آیا تھا اس پر ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، وہ شخص گرفتار بھی ہو گیا ہے۔ جو دوسرا کیس سامنے آیا ہے اس پہ پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی گرفتار ہوگا۔ اور میں آپ کے ذریعے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حقیقت حال میں یہ جہالت ہے، لوگ بیچارے جو ہیں ان کو دین سے اس طرح اویئرنس نہیں ہے۔ اس میں محراب و منبر کو بھی کردار ادا کرنا ہے، میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہے کہ اس طرح کی حرکت جو شاعر اللہ کا مذاق ہو، جو اسلام کے مقدسات کا جس میں مذاق بنے، یا تو یہ کفر کے قریب لے جاتی ہے اور یہ جرم بھی ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے، لوگوں کی ناراضگی کا سبب بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ میں بلکہ اپیل کروں گا، ابھی میرے ذہن میں آیا خطبات جمعہ میں، ابھی میں آپ کو بہت اہم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ایف آئی اے نے ایک گروپ گرفتار کیا ہے، نوجوان پڑھے لکھے، کہ جن کو سوشل میڈیا پہ پہلے تو مختلف باتوں میں بحثوں میں الجھایا جاتا ہے، پھر ان کی ذہن سازی کر کے اس سطح پر لایا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ بیچارے بالکل محبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی توہین امیز چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، ان کو گروپوں میں لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، جو وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ جو جدید آلات ہمارے ہاتھ میں آگے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھانا اور ان کو محفوظ بنانا۔ اور یہ میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ شاعر اللہ کا، مقدسات کا جو کوئی مذاق اڑائے گا اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، جس طرح اس نوجوان کو گرفتار کیا علامہ طاہر گیا ہے۔ اشرفی صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں۔ ویلکم بیک جی۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے عورت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور عصر حاضر میں دنیا بھر میں عورتیں کسی بھی میدان میں مردوں سے کم نہیں ہیں، بلکہ اپنی محنت اور لگن سے عورتوں نے ہر شعبہ ہے زندگی میں اپنا لوہا بنوایا ہے، اور اب کسی بھی کامیاب معاشرے میں عورتوں کے کردار کو تسلیم کرنے سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس وقت لڑکیوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں بھی خواتین میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، بلکہ تعلیمی میدان میں ہمارے ملک کی خواتین دوسرے ممالک کی خواتین سے بھی آگے نکل چکی ہیں۔ اگر گزشتہ سال کی ہم بات کریں، ان 2020 کی، تو ہمارے ملک کی بیٹی زارا نعیم ڈار نے ایسوسی ایشن آف سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے فائنینشیل رپورٹنگ امتحان میں 189 ممالک کے 5,27,000 سے زائد طلباء کو مات دے کر اپنی ذہانت سے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے والدین کا بلکہ پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا تھا۔ اس سال پھر سے ہمارے ملک کی ایک ہونہار طالبہ، ہماری قوم کی بیٹی فاطمہ شیراز، جس کی عمر ابھی 18 سال سے بھی کم ہے، اس نے ACCA کی مشکل ترین سمجھے جانے والے امتحان میں، جس میں تقریباً پوری دنیا سے لاکھوں طلبہ طالبات پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، گلوبلی جو ہے وہ ٹاپ
तो नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो है वो उन्होंने टॉप किया है। एक नया रिकॉर्ड है, मैं आपको बता दूं कि ये उनके नाम पर वतन अजीज़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। कि पाकिस्तान में जो है वो उन्होंने ACC में टॉप किया है और दुनिया को ये वाज़ेह कर दिया है जी कि पाकिस्तानी तालिबात किसी भी तौर दुनिया की दूसरी ख़वातीन से जो है वो कम नहीं है। फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, फ़ातिमा शराज। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा जी, स्टूडियो में आप हमारे साथ मौजूद हैं और आई एम ऑनर्ड और मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ आपसे पहले कि ACCA में। और अभी मुझे एक और चीज़ जो बताई गई वो ये कि आप अभी अंडर 18 हैं, यानी आप 18 साल की भी नहीं हुई और आप ACCA जो है वो क्लियर कर चुकी हैं। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। अभी मेरा ख्याल है सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे होंगे या फिर जो स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करना चाह रहे होंगे ACCA को, वो यही जानना चाह रहे होंगे कि फ़ातिमा ऐसा क्या करती थी कि फ़ातिमा जो है उसने 18 साल से भी कम उम्र में जो है वो ACCA के इम्तहान को कुछ समझा ही नहीं, बस टॉप कर लिया ऐसे ही। क्वालिटी स्टडी नॉट क्वांटिटी ऑफ स्टडी, बिकॉज मैं जो एक पढ़ने बैठी थी फोकस से, डेडिकेशन, कमिटमेंट से बैठी थी, जो पढ़ती थी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ती थी, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ देती थी। रिवॉर्ड देने वाली ज़ात तो उसकी है। तो क्या फ़ातिमा इस तरह के जो टॉपर्स होते हैं, मतलब आपके जैसे, उनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि नहीं जी वो तो दिन रात पढ़ते रहते होंगे, किताबें कीड़े होंगे, वो तो पता नहीं सोते भी होंगे कि नहीं सोते होंगे, तो ये क्या इस तरह? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं सोती थी, सीजन देखती थी, मूवीज़ देखती थी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। मैं कहीं बाहर जाना होता तो मैं सबसे पहले बाहर जाती थी कि नहीं पढ़ लेंगे, आगे टेस्ट दे देंगे आगे सबसे पहले। लेकिन जो पढ़ती थी आके वो फोकस से पढ़ लेती थी, बाकी तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा फ़ातिमा, ज़ारा ने भी जो है वो टॉप किया था और आपके हवाले से कहा जा रहा है कि आपने ओवरऑल जो है वो डिस्टिंक्शन ली है। मुझे ये बताएगा कि उनका क्या था ग्लोबली, उनका क्या चीज़ थी और आपने किस तरह से जो है वो ओवरऑल टॉप किया? जो ज़ारा का था उनका से एक पेपर था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उन्होंने ग्लोबली ओवरऑल द वर्ल्ड टॉप किया था। बट लेकिन जो मेरा ACCA एफिलिएट, इसका होता है कि जब आपके ओवरऑल सारे एग्जाम से ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स आए होते हैं, तो मैंने उसमें पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है, मतलब थर्ड एफिलिएट, टॉप थर्ड। यानी इसका मतलब है कि आपका कोई पेपर नहीं रहता और आप जो है वो क्लियर कर चुकी हैं। ठीक है। तो फिर क्या समझा जाए फ़ातिमा कि अभी तो बड़ी जॉब्स की ऑफ़र्स आ रही होंगी आपको, और मतलब अभी आप 18 साल से भी कम हैं और मतलब जॉब्स की ऑफ़र्स आना और इस तरीके से लोगों का अप्रिशिएट करना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बट इट्स नाइस। अच्छा, तो घर वाले तो बड़ा प्राउड फील करते हैं? घर वाले तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। घर वाले तो घर में जी कह के बुला रहे हैं। वाह जी, कमाल है। मतलब मैंने तो सुना था कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन यहाँ पर इज़्ज़त जो है वो बढ़ गई है। तो बढ़ गई। फ़ातिमा, लगता था कि टॉप कर जाओगी या सोचा हुआ था कि करना ही टॉप है, या बस ऐसे ही अचानक सरप्राइज़ मिल गया? नहीं, मेहनत तो की थी कि हाँ, कि मेरा ये टारगेट था कि हाँ मैंने अंडर 18 से पहले ज़रूर इसको ख़त्म करना है। तो बाकी टॉप का तो पेपर्स में अच्छे मार्क्स आते रहे, 80s में 80s 70s 90s में भी गए इवन। तो बाकी आई डिडंट नो कि टॉप ACCA एफिलिएट भी होता है, बट इट वाज अ सरप्राइज। यस। अच्छा, सरप्राइज था, ठीक है। अच्छा, तो जब आपको ये सरप्राइज मिला तो उसके बाद क्या रिएक्शन क्या था? मतलब पहला रिएक्शन क्या? पहला रिएक्शन था अच्छा मेरे ही आए। अच्छा, मेरे ही आए हैं। तो यस, फिर बट देन आई टोल्ड माय फैमिली, तो फिर दे वर लाइक। अच्छा फ़ातिमा, क्या गोल्स क्या हैं? वो एक टिपिकल बड़ा सवाल होता है, वैसे तो मैं नहीं पूछना चाहती, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते, तो इस तरह से नहीं मैं पूछूंगी, आपसे पूछूंगी कि आप क्या करना क्या चाहती हैं, क्या अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप रोल में इंशाल्लाह, क्योंकि आई लिटरली वर्कड हार्ड, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ मैंने पढ़ाई की है कि एक दिन के क्या पता कोई रिवॉर्ड तो ज़रूर मिलेगा ना। इतनी मेहनत की है तो कोई तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो फिर अल्लाह मियाँ ने ही ब्लेस्ड मी विद द बेस्ट इंडीड कि मुझे ओवरऑल पाकिस्तान के में ACCA एफिलिएट टॉप थर्ड ACCA एफिलिएट से नवाजा। अच्छा फ़ातिमा, क्या मोटिवेशन क्या थी? क्या वो होता है ना कुछ बच्चों को पेरेंट्स कहते हैं कि जी ये अब तुम अच्छे नंबर लोगे तो फिर देखो अब तुम्हें ये चीज़ हम दे देंगे, ये गिफ्ट दे देंगे या मोबाइल नया ले देंगे, कोई मोटिवेशन थी इसके पीछे? ये इस तरह की मोटिवेशन थी? नहीं, बस मोटिवेशन, मोरल मोटिवेशन बहुत थी कि हाँ कर लोगी। मुझे खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आई हैव टू कंप्लीट इट बिफोर 18, क्योंकि मेरा टारगेट बनाना था कि 18 से पहले करना है। क्योंकि मैं व्हेन आई ज्वाइंड आफ्टर O लेवल्स, तो तब आई वाज 15, तो मेरा था कि मैं 3 सालों में अगर पेपर्स दे दूंगी तो आई वुड बी एबल टू कंप्लीट इट बिफोर 18, एंड वो मेरा गोल था एंड आई डिड
इट अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अच्छा, अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो व्यूअर से शेयर करना चाहती हूँ कि जब फातिमा मेरे पास बैठी थी, उन्होंने कहा आसान पूछिएगा, और फिर जो है वो उनकी कज़न सिस्टर यहाँ पे खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कितने मुश्किल इंटरव्यूज़ देखे आए, तो मैं अब सोच रही थी कि फातिमा को प्लीज़ आसान बात करना, मैंने आपसे क्या आसान पूछना है। माशाल्लाह आप इतनी ज़बरदस्त, इतनी ब्रिलियंट किस्म की जो है वो बच्ची हैं, और इतना नाम जो है वो पाकिस्तान का आपने रोशन किया है, इतनी कॉन्फिडेंटली आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ जो है वो इंटरव्यूज़ दे रही हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। आई एम श्योर कि आप बाहर भी जाकर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, और पाकिस्तान का नाम जो है वो इसी तरीके से चमकता दमकता रहेगा। हमारे इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस तरह की ख़वातीन हैं, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर ख़वातीन के लिए बड़ी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं पढ़ाई में, और आगे आना मुश्किल होता है, और लड़कों की पढ़ाई पे भी बहुत जगह जो है वो तवज्जो ज़्यादा दी जाती है, वहाँ पर लड़कियों का इस तरीके से उभर कर सामने आना एक बहुत बड़ा एक जो कहते हैं कि तोहफ़ा होता है बाकी ख़वातीन के लिए जो पढ़ना चाहती हैं। थैंक यू सो मच फातिमा शराज हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और हम आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए, ऐसे ही मेहनत करती रहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।